Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. और we have just started a series that is related to TSSB TGT Social Science. तो आपको पता होगा और मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर भी रखा है और जो मेरी प्लेलिस्ट की लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आप देख लें, क्योंकि आप सबको पता है DTPSB के एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। तो आप की जो प्रिपरेशन है वो आप अपनी रखें, ताकि ऐसा नहीं है कि आपको टाइम मिलेगा, ये एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे और विद इन 1 मंथ एग्ज़ाम ले लेंगे। तो अगर आप कंटिन्यू अपने प्रैक्टिस को रखेंगे या फिर अपनी तैयारी को रखेंगे कंटिन्यू में, तो ही आप क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है PYQs को देखना। तो मैंने जो पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है SST से रिलेटेड, जो 100 मार्क्स की अराउंड 90 मार्क्स की आती है, 10 मार्क्स का तो आपका CDP रिलेटेड जैसे पेडागोजी होती है वो आता है। तो जो भी 90 के 90 क्वेश्चन है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी की सहायता की थी। तो आई होप ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, दैट इज़ 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने डैश के बारे में बताया था। सतत विकास के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, सामाजिक न्याय या फिर मुक्त व्यापार के बारे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1987 में प्रकाशित ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में बताया था। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने अपनी ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर प्रकाशित किया था, जिसमें पोषणीयता को परिभाषित किया गया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता को पूर्ति करना इसका क्या था, मेन उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1929 के आर्थिक संकट में इटली ने फासीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या फासीवादियों ने यहूदी समुदाय को नीचा बताया और आर्य समाज को एक श्रेष्ठ जाति के रूप में चित्रित किया। केवल पहला सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, फिर केवल दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो 1920 के दशक के आसपास फासीवाद में यूरोप पर अपनी शक्ति मजबूत कर ली थी। इटली में फासीवाद के उदय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे। वर्साय की संधि के माध्यम से जर्मनी पर युद्ध की क्षतिपूर्ति लाद दी गई थी। इस संधि से इटली की आशाओं पर तुषारपात किया था। नेक्स्ट 1922 के बाद से आर्थिक स्थिति में गिरावट आई और मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। 1929 की आर्थिक महामंदी ने इटली में फासीवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसोलिनी के नेतृत्व में एक फासिस्टवादी राजनीति दल का उदय इटली में हो चुका था। तो इस प्रकार कथन पहला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका डैश में दिखा था। तो समाजवाद शब्द किस में दिखा था, डियो फ्रांच, रोवोले गॉटो, डीपो पार्टी या ले ग्लोब। तो राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ले ग्लोब। तो 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका ले ग्लोब में देखा गया था। इस पत्रिका की स्थापना पियरे लेरोक्स और एक प्रिंटर अलेक्जेंडर लाचेवॉडियन ने की थी। सामाजिक संगठन का एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत जो उत्पादन, वितरण तथा व्यापार के संसाधनों के स्वामित्व या प्रबंधन के लिए समग्र रूप से समुदाय के लिए तर्क देता है, उसे क्या बोलते हैं, समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसकी शुरुआत आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनैंड की हत्या से हुई थी। जर्मनी, फ्रांस और रूस का सहयोगी भागीदारी था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी का सहयोगी भागीदारी था। तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स दे रखे हैं और यहाँ पे रीज़न दे रखा है किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन से हमारे पास पहला और तीसरा, दूसरा तीसरा, केवल दूसरा या फिर केवल पहला। तो आपको पता होगा कि पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है और बाकी जो ऑप्शन से हमारे क्या हैं, गलत हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सन 1914
से 18 तक लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना। इस युद्ध का आरंभ 1914 में ऑस्ट्रेलिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि 1870 से 1914 ही रही। एक साम्राज्यवादी राष्ट्रों के स्वार्थों, नीतियों तथा घटनाओं द्वारा तैयार हो चुकी थी और ट्रिगुट अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली सम्मिलित थे, जो कि एक सैन्य गुटबंदी थी, जबकि दूसरी तरफ ट्रिपल स्टेट फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बीच त्रिराष्ट्र मैत्री संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 40 दिन, 15 दिन, 55 और 27। तो आपको सबसे पहले देखना है कि एक मंथ के नियर कौन सा डे है, तो जो कि क्या है 27 है। तो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, यानी कि रिवोल्यूशन भी 27 दिन का होता है और रोटेशन भी क्या होता है चंद्रमा का सेम ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहे हैं? एक क्लाइमोग्राफ में डैश को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है, जबकि डैश को वाई एक्सिस पर। तो आर्द्र बल तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, वर्षा, आर्द्र बल तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्र बल तापमान, वर्षा या सापेक्षिक आर्द्रता। तो राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो एक क्लाइमोग्राफ के सापेक्षिक आर्द्रता को एक्स एक्सिस पर और प्लॉट किया जाता है, जबकि आर्द्र बल तापमान को वाई एक्सिस पर डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इस आरेख को देखकर किसी स्थान की जलवायु संबंधित दशाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आपसे पूछ सकता है कि जलवायु से मतलब जलवायु को किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो आप क्लाइमोग्राफ का मतलब आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है मानचित्रों पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखा क्या कहलाती है? आइसोटीम, आइसोटेक, आइसोथर्म या फिर आइसोप्लेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मानचित्रों पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखा को हम आइसोथर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो बोरिंग जल संधि डैश के बीच का प्रवेश द्वार है। आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन क्या हमारा बी, यानी हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच बोरिंग जल संधि आती है। तो बोरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच का प्रवेश द्वार है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जल संधियाँ जैसे तत्तर जल संधि पूर्वी रूस और एवं सखालिन को विभाजित करती है तथा ओखोटस्क सागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। सुंडा संधि जावा एवं सुमात्रा को अलग करती है तथा जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा जोहोर जल संधि सिंगापुर एवं मलेशिया को अलग करती है और दक्षिण चीन सागर एवं मलक्का को जोड़ती है। नेक्स्ट अदृश्य हाथ की अवधारणा डैश द्वारा पेश की गई थी। अल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम। राइट ऑप्शन हमारा पी, यानी अदृश्य हैंड यानी इनविजिबल हैंड की अवधारणा एडम स्मिथ द्वारा पेश की गई थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें कितना उत्पादन किया जाएगा तथा किसका किया जाएगा तथा विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, यह बाजार में प्रचलित मांग एवं पूर्ति की शक्तियों का मूल्य तंत्र द्वारा किया जाता है, जिसे एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा था। इसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन मुख्यतः लाभदेयता द्वारा होता है। इसे बाजार व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किस गुण से अभिलक्षित है? तो जेट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। उनका संचलन पथ लहरदार होता है, ये ऊपरी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। तो केवल पहला सही है, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं या दूसरा सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में अत्यधिक तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाले पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी गई है। इनका संचलन पथ लहरदार होता है। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध में डैश ने पोलैंड को
हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। किसने? यूएस एंड रूस ने, रूस और ब्रिटेन, ब्रिटेन एवं फ्रांस, यूएस या फिर जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस ने ये आश्वासन दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध एवं वैश्विक संघर्ष था जो 1939 से 45 के बीच हुआ था। उस समय सभी महान शक्तियों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में दो प्रतिस्पर्धा सैन्य गठबंधन, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के रूप में विभाजित हुए। अडॉल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण को व्यापक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। तो अभी आपने देखा कि हमसे रीज़न पूछ रहा था वर्ल्ड वॉर 1 का, तो वर्ल्ड वॉर 2 का भी रीज़न आपसे पूछ सकता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 का रीज़न ये होगा कि जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। और इसके बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तथा पोलैंड को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। 27 सितंबर 1940 को त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके जापान ने जर्मनी और इटली के साथ गठबंधन बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में नहीं आता? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलायू, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट विसुवियस। देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, माउंट पिनाटुबो, माउंट सेंट हेलेंस तथा माउंट किलायू ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में पाया जाता है, जबकि माउंट विसुवियस मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में नवीन वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है। यह किस महासागर में है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल समुद्र यानी रेड सी हिंद महासागर का पार्ट है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण जो इसका लाल समुद्र का जल है वो सबसे अधिक लवणता यानी क्या होता है? काफ़ी बेसिक होता है। और क्या है इसके बाद महासागरों की औसत लवणता जो होती है वो 35% होती है। प्रशांत महासागर की 31 से 35 है, अटलांटिक महासागर की 36 है और हिंद महासागर की 35 है। तो आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो सॉल्टीनेस है वो ओशंस का कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो 35% आउट ऑफ 100 होना चाहिए। फांसीवादी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत में विश्वास करते हैं। यह डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चार्ल्स डार्विन, एंटोनी लवोजियर, अल्फ्रेड वेगनर, वर्नर हाइजेनबर्ग। ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो फांसीवादी या कट्टरवादी सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट यानी स्वस्तम की उत्तरजीविता सिद्धांत में विश्वास कर। तो चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद इस पद पर प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। 1933 में वे जर्मनी के चांसलर बने, लेकिन जल्द ही लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। इस पंक्ति में किस व्यक्तित्व की बात हो रही है? रेनहार्ड हेड्रिक, अडॉल्फ हिटलर, हेनरिक हिमलर या फिर एडॉल्फ इचमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अडॉल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अडॉल्फ हिटलर के बारे में देखते हैं थोड़ा हम। अडॉल्फ हिटलर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। तो अडॉल्फ हिटलर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए एक जर्मन राजनेता थे। तो अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे, जिन्होंने 1933 से 45 में अपनी मृत्यु तक एक जर्मनी पर शासन किया। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडरबर्ग ने हिटलर को चांसलर पद का पदभार संभालने का न्योता दिया तथा मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था तथा तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया था और फरवरी में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता और आसान हो गया था। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं
सभा की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनुचित काल के लिए निलंबित कर दिया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया। इस कानून के जरिए जर्मनी में तानाशाह सरकार स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के बीच कौन सी दाब पट्टी स्थित है? उपोष्ण उच्च वायु दाब पट्टी, ध्रुवीय उच्च दबाव बेल्ट पट्टी या फिर विषुवतीय निम्न दाब पट्टी, अधो ध्रुवीय निम्न दाब पट्टी। नेक्स्ट यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या हैं? राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध विकसित करना, एकल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, केवल पहला, दोनों, केवल दूसरा या फिर दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित किया गया और वर्तमान में 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र और इसके कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों द्वारा निर्देशित है। संयुक्त राष्ट्र के निम्न लक्षण हैं जैसे राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध विकसित करना, एक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना, राष्ट्रीय और लोगों मध्य व्याप्त असमानता को समाप्त करना तथा जलवायु या पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का हमारा लेक्चर। तो ऐसे कंटिन्यू आप क्या करेंगे, देखते चलेंगे और रिपीट करते चलिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, उनके पॉइंट्स इंपॉर्टेंस लग रहे हैं, उन्हें नोट डाउन करिए, उसे बार बार देखिए, क्योंकि DT+B में हर बार क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो PYQ से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि अगर मेरी प्लेलिस्ट को ही अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिछली प्लेलिस्ट में करवाए वो नेक्स्ट में रिपीट हो रहे हैं, फिर वो नेक्स्ट में रिपीट होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और आप इसलिए क्या कर सकते हैं, इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ।